अगर आपने सोचा है कि ईरान मुश्किलों के बावजूद कैसे बचता है, तो आपको उसकी खतरनाक जादुई ट्रिक जाननी होगी। अफसोस, ये कोई मजेदार ट्रिक नहीं है। एक ट्रिक जिसे पिछले 23 साल में दुनिया की सबसे ताकतवर सरकारों पर 5 बार सफलतापूर्वक आजमाया गया। अब जब आप सुन रही हैं, ये फिर हो सकता है। ये ट्रिक ऐसे काम करती है। एक देश गलत काम करता है और पकड़ा जाता है। दुनिया उसे रोकने को कहती है। देश बातचीत को मान लेता है, जो महीनों, कभी-कभी सालों तक चलती है। विशेषज्ञ समझौते की घोषणा करते हैं और रूपरेखा पर हस्ताक्षर होते हैं। हर कोई राहत की सांस लेता है और फिर चुपचाप वो देश वापस वही करने लगता है जो पहले कर रहा था। बस अब फर्क ये है कि अब वो और भी ताकतवर है, उसके पास ज्यादा पैसे हैं और उसने अपने लिए कई सालों का समय खरीद लिया है। वो देश है ईरान और उसकी चाल है कूटनीति। इस एपिसोड के बाद आप ईरान से जुड़ी खबरें पहले जैसी नहीं देख पाएंगे। लेकिन उस चाल पर बात करने से पहले ये जानना जरूरी है कि इसे चल कौन रहा है, क्योंकि सब तभी समझ आता है जब आप जानें कि इस्लामी गणराज्य कैसे सोचती है। JLS टीवी पर मीरा केशन में स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। ईरान की मौलवी हुकूमत, जो 1979 की क्रांति के बाद से सत्ता में है, 4 साल के चुनावी चक्रों में नहीं सोचती। वहाँ चुनाव मायने नहीं रखते और जनता उसे वोट देकर हटा नहीं सकती। सर्वोच्च नेता आजीवन पद पर रहते हैं। IRGC मतदाताओं के बजाय धर्मशास्त्र को जवाबदेह है। ये अहम है क्योंकि हर पश्चिमी सरकार ईरान से बातचीत में समय सीमा के साथ काम करती है। अमेरिकी राष्ट्रपति के पास 4 साल होते हैं और यूरोपीय सरकारें बनती बिगड़ती रहती हैं। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अक्सर आते जाते हैं। ईरानी वार्ताकारों के सामने बैठने वाले लोग हमेशा जल्दी में रहते हैं। लेकिन ईरान कभी भी जल्दी में नहीं होता। उसकी नज़र में यह सैकड़ों सालों की बात है। उसका लक्ष्य है जीवित रहना, जब तक भगवान हस्तक्षेप न करे और मसीहा न आए। फारसी वार्ता संस्कृति में एक शब्द इस्तेमाल होता है, तारूफ, जो एक जटिल औपचारिक शिष्टाचार प्रणाली का वर्णन करता है, जिसमें बार बार पेशकश करना, मना करना और फिर से पेशकश करना शामिल है। फिर से, जहां बातचीत की सतह और उसके नीचे छिपी असली मंशा दो बिल्कुल अलग चीजें होती हैं। पश्चिमी राजनयिकों का कहना है कि ईरान से बातचीत में बैठकें गर्मजोशी और सद्भावना से भरी लगती हैं। उनसे निकलते समय ऐसा लगता है कि प्रगति हुई है, लेकिन अगले दिन ईरान के सार्वजनिक बयान पढ़कर लगता है जैसे वे उसी बैठक में नहीं थे। यही ईरान की रणनीति है, ये कोई सांस्कृतिक गलतफहमी नहीं। वे पेशेवर तरीके से टाल मटोल कर रहे हैं, चर्चाओं को बिना किसी ठोस प्रगति के लंबा खींच रहे हैं, जबकि वे उन मूल कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रहे हैं जिन्हें ये वार्ताएं रोकने के लिए की जा रही हैं, यानी उनकी परमाणु क्षमताएं। इस वाक्य को याद रखें, बिना रियायत के लंबा खींचना, बातचीत करते हुए आगे बढ़ना। अब देखते हैं क्या होता है। साल 2003 है। पश्चिमी खुफिया एजेंसियों ने ईरानी विपक्षी समूह के साथ मिलकर अभी अभी ऐसी चीज का भंडाफोड़ किया है जिसका अस्तित्व होना ही नहीं था। नतांज नामक जगह पर एक गुप्त यूरेनियम संवर्धन सुविधा। ईरान गुप्त रूप से एक परमाणु कार्यक्रम बना रहा था और अब दुनिया को पता चल गया है। दबाव तुरंत बन गया है। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी यानी यूरोपीय संघ के 3 बड़े देश तेहरान का सामना करते हैं। संयुक्त राष्ट्र इसमें शामिल हो जाता है। हर जगह यही सवाल है कि अब क्या किया जाए, और फिर ईरान कुछ अप्रत्याशित करता है। ईरान बैठकर बातचीत करने के लिए राजी हो जाता है। सिर्फ बातचीत ही नहीं, वो यूरेनियम संवर्धन को निलंबित करने के लिए भी मान जाता है। उसने, जिसे तेहरान घोषणा कहा गया, उस पर हस्ताक्षर किए। ईरान ने अपने प्रतिष्ठान निरीक्षकों के लिए खोल दिए। यूरोपीय राजनयिक लौटे, सोचते हुए कि उन्होंने इतिहास रच दिया। संकट टल गया था, पर असल में कुछ और हो रहा था। उस समय हसन रूहानी ईरान के मुख्य परमाणु वार्ताकार थे। कई साल बाद रिकॉर्ड किए गए और लीक हुए एक भाषण में हसन रूहानी ने 2000 के समझौते का ईमानदारी से उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि निलंबन की अवधि के दौरान जब ईरान कैमरों के सामने मुस्कुरा रहा था और निरीक्षकों के साथ सहयोग कर रहा था, उसी समय ईरान इस्फहान में एक और यूरेनियम रूपांतरण सुविधा का निर्माण पूरा कर रहा था। अब हम इसके बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। उनके अपने शब्दों में, बातचीत ने काम पूरा करने के लिए जरूरी समय दिलाया। उन्होंने कभी भी रियायत देने की योजना नहीं बनाई थी। वे बस एक विराम बटन चाहते थे। जब ईरान को कुछ पूरा करना हो तो उसे दबाएं और काम पूरा होते ही छोड़ दें। 2 साल बाद 2005 में नया राष्ट्रपति चुना गया। महमूद अहमदीनजाद कट्टरपंथी थे, जिनकी तुलना में रूहानी उदार लगते थे। ईरान ने फिर संवर्धन शुरू करने की घोषणा की। यूरोपीय वार्ताकार बाहर चले गए और बातचीत फिर विफल हो गई। ईरान उन 2 वर्षों के बाद एक पूरी तरह से तैयार सुविधा के साथ उभरा, जो उसके पास पहले नहीं थी। ये पहली चाल थी और इसे सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया। अगले वर्षों में ईरान और पश्चिम गतिरोध में रहे।
संयुक्त राष्ट्र ने प्रतिबंध लगाए, अमेरिका ने वित्तीय शिकंजा और कसा और ईरान संवर्धन करता रहा। लेकिन इस दौरान कुछ दिलचस्प हो रहा था जिसे ज्यादातर लोग समझ नहीं पाए। ईरान इस चाल में और बेहतर होता जा रहा था। उसने सीखा कि कूटनीति को ढाल की तरह इस्तेमाल करने के लिए आपको सक्रिय बातचीत में होना जरूरी नहीं है, आपको बस बातचीत की संभावना को जिंदा रखना होता है। जब तक कूटनीतिक रास्ता खुला है, चाहे वो जमे हुए हालात में हो या कहीं न जा रहा हो, ये सैन्य कार्रवाई पर रोक लगा देता है। पश्चिमी सरकारें उन देशों पर हमला नहीं करती जिनसे वे बातचीत कर रही होती हैं या कर सकती हैं, या जो बातचीत को तैयार है। ईरान ने कहा कि वो समझौते के लिए हमेशा तैयार है, बस उसकी कुछ शर्तें थीं जो बदलती रहीं। बातचीत ठीक से शुरू नहीं हो पाई। इसी दौरान 2006 से 2013 के बीच ईरान लगभग 3,000 चालू सेंट्रीफ्यूज से बढ़कर 19,000 से भी ज्यादा सेंट्रीफ्यूज तक पहुंच गया। ईरान ने कम स्तर पर यूरेनियम संवर्धन से बढ़कर 20% तक संवर्धन करने लगा। यह हथियार ग्रेड स्तर की दिशा में अहम कदम था। इसने फोर्डो में पहाड़ के अंदर एक दूसरा संवर्धन स्थल बनाया, जिसे हवाई हमलों से बचने के लिए डिजाइन किया गया था। ये सब कुछ किसी वार्ता की मेज पर नहीं हुआ। ये सब तब हुआ जब दुनिया इस बात पर बहस कर रही थी कि उन्हें वार्ता करनी चाहिए या नहीं। और यहीं पर यह चाल सच में अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है। 2013 में ईरान ने एक नया राष्ट्रपति चुना, हसन रूहानी। हाँ, वही व्यक्ति जिन्होंने 2003 की वार्ता चलाई थी। जिस व्यक्ति ने टेप पर माना था कि इन वार्ताओं से इस्फहान संयंत्र को पूरा करने का समय मिला, वे लौट आए थे। इस बार वे विदेश मंत्री जवाद जरीफ के साथ आए, जिनके पास अमेरिकी यूनिवर्सिटी से पीएचडी थी। वे आकर्षक, स्पष्टवादी और शानदार इंटरव्यू देने वाले थे, जिनसे पश्चिमी पत्रकारों को लगता था कि वे किसी बहुत ही तर्कसंगत व्यक्ति से बात कर रहे हैं। ओबामा प्रशासन निश्चित रूप से एक समझौता चाहता था और कई सालों से ओमान में पर्दे के पीछे की गुप्त वार्ताएं कर रहा था। अमेरिकी पक्ष में वास्तव में राजनीतिक इच्छा शक्ति थी। इसके बाद 20 महीनों तक बातचीत चली। कैरी और जरीफ ने 11 अलग-अलग शहरों में 18 बार मुलाकात की और जुलाई 2015 में उन्होंने JCPOA यानी संयुक्त व्यापक कार्य योजना पर हस्ताक्षर किए, ईरान का परमाणु समझौता। पश्चिमी दुनिया ने राहत की सांस ली। हालांकि समझौते में असल में क्या कहा गया था वो ये है। अगर हम कूटनीतिक भाषा हटा दें तो ईरान ने 10 साल तक अपने संवर्धन को सीमित करने पर सहमति जताई थी। 10 साल बाद ये सीमाएं खत्म हो जाती और ईरान कानूनी रूप से किसी भी स्तर तक संवर्धन करने के लिए स्वतंत्र हो जाता। ईरान ने कोई सेंट्रीफ्यूज नहीं हटाया, ना ही परमाणु ज्ञान बाहर भेजा, बस थोड़ी देर रोक और सीमा तय की, निरस्त्रीकरण नहीं किया। और बदले में ईरान को तुरंत प्रतिबंधों से राहत मिली। लगभग 100 अरब डॉलर की फ्रीज की गई परिसंपत्तियों तक पहुंच मिली और वैश्विक तेल बाजारों में फिर से प्रवेश मिला। उसके तेल निर्यात, जिन्हें प्रतिबंधों के कारण आधा कर दिया गया था, फिर से बढ़ गए। नेतन्याहू, जिन्हें हमेशा शैतान कहा जाता है, ने इसे एक आपदा बताया और उन्हें खतरे को बढ़ा चढ़ाकर बताने वाले के रूप में नजरअंदाज कर दिया गया। पश्चिमी विदेश नीति के कई विशेषज्ञों ने इसे ऐतिहासिक उपलब्धि बताया, लेकिन आगे देखिए क्या हुआ। आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि समझौते के बाद जो पैसा आया वो ईरानी अस्पतालों के पुनर्निर्माण या ईरानी सड़कों की मरम्मत में नहीं गया। वो पैसा हिजबुल्लाह के पास गया, जिसने इसका इस्तेमाल 2006 के बाद से ना देखे गए स्तर तक फिर से हथियार जुटाने में किया। वो पैसा यमन के हूथियों के पास गया, वो इराक और सीरिया की शिया मिलिशियाओं के पास गया, वो गजा के हमास के पास गया। IRGC का बजट बढ़ गया। ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम तेजी से आगे बढ़ा। ईरान ने समझौते की शर्तों का मुश्किल से पालन किया और बार बार उल्लंघन करता रहा। साथ ही ज्ञान, बुनियादी ढांचा और सेंट्रीफ्यूज सुरक्षित रखे ताकि पाबंदियां हटते ही तुरंत इस्तेमाल हो सके। वे थोड़ा उल्लंघन कर सकते थे क्योंकि जानते थे कि अमेरिका समझौता सफल देखना चाहता है। अमेरिका चुनावी कारणों से इस समझौते को खोने का जोखिम नहीं उठा सकता था और वे छोटी छोटी गड़बड़ियों के कारण पूरे समझौते को खत्म नहीं करते। और याद रखिए, ईरान के पास तो समय की कोई कमी नहीं है। अगर उनके पास 500 साल की योजना है तो 10 साल कोई मायने नहीं रखते। वे दबाव बनाते रहे क्योंकि उन्हें पता था कि वे किससे डील कर रहे हैं। फिर ट्रम्प सत्ता में आते हैं और जानते हैं कि अगर आप थोड़ा भी दें तो वे ज्यादा ले लेते हैं। इसलिए ट्रम्प 2018 में समझौते से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन तब तक प्रतिबंधों में राहत से ईरान ने जिस क्षेत्रीय ढांचे को वित्त पोषित किया था वो पूरी तरह बन चुका था। जब समझौता टूट गया तो ईरान ने फिर से संवर्धन शुरू कर दिया और इस बार ये 2015 की तुलना में कहीं ज्यादा तेजी से आगे बढ़ गया। 2024 तक ईरान के पास इतना संवर्धित यूरेनियम था कि अनुमान के अनुसार उसके पास 4 से 11 परमाणु उपकरण बनाने लायक सामग्री थी। समझौता इस कार्यक्रम को नहीं रोक सका। इस समझौते ने कार्यक्रम को फंडिंग दी और 1 दशक तक सुरक्षित रखा।
उनकी दूसरी चाल पहली से भी सफल रही। लेकिन इस कहानी का सबसे परेशान करने वाला हिस्सा यही है, ये पैटर्न अब साफ दिखाई देने लगा है और फिर भी कोई इसे रोकता नहीं है। 2021 तक जब बाइडेन प्रशासन परमाणु समझौते को बहाल करना चाहता था, तब तक ये पैटर्न कोई राज नहीं रह गया था। इस पर विस्तार से दस्तावेज बनाए गए थे, विश्लेषण किया गया था और खूब लिखा गया था। वही थिंक टैंक विश्लेषक और पूर्व राजनयिक जिन्होंने 2003 व 2015 की घटनाएं देखी थीं, अब 2021 में भी वही चालें फिर से चलते देख रहे थे। ईरान वियना में अप्रत्यक्ष वार्ताओं के लिए राजी हो गया। वार्ताएं लंबी चली और समय सीमाएं आती रहीं और बीतती रहीं। विशेषज्ञ बोले समझौता करीब है। आसन शब्द इतना दोहराया गया कि उसका अर्थ खो गया। ईरान संवर्धन करता रहा और वार्ताएं कभी पूरी तरह नतीजे तक नहीं पहुंची। 2022 की गर्मियों में कहा गया था कि समझौता करीब है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि वो नहीं हुआ और वार्ताएं ठप हो गईं। इस लंबे समय तक चली, लगभग पूरी हो चुकी, लेकिन पूरी नहीं हुई वार्ताओं के दौरान क्या हुआ? ईरान ने 60% संवर्धित यूरेनियम जमा करना शुरू किया, जो 2015 में उसके पास नहीं था। आईएईए ने माना कि और संवर्धन से वो कई परमाणु उपकरणों के लिए ईंधन बना सकता है। उसने बातचीत के दौरान संवर्धन जारी रखा और वार्ता के बीच भी आगे बढ़ता रहा। वही रणनीति तीसरी बार। फिर आया 2025, ट्रंप का दूसरा कार्यकाल। ओमान और रोम में 5 दौर की वार्ता में काफी प्रगति हुई। बात बहुत करीब पहुंच गई थी। मरीनी विदेश मंत्री वॉशिंगटन जाकर व्हाइट हाउस को बता रहे थे कि सब कुछ कितनी अच्छी तरह चल रहा है। जिनेवा से निराश अमेरिका लौटे ओमानी ने प्रगति बताई। ईरान ने संवर्धन का जिक्र किया। संवर्धन पर कोई समझौता नहीं हो सकता था। मध्यस्थों की बात और ईरान के प्रस्ताव में बड़ा फर्क था। फिर भी बातचीत जारी रही। इसी वजह से ट्रंप थोड़े अलग थे और उन्हें सत्ता में आने से रोकने की पूरी कोशिश की गई। 9 जून 2025 को ईरान ने फिर अमेरिका का प्रस्ताव ठुकरा दिया। इसमें नया क्या है? 2 दिन बाद आईएईए ने पाया कि ईरान नियम नहीं मान रहा और उसने तीसरे संवर्धन केंद्र की घोषणा की। 2 दिन बाद इजराइल ने हमला किया, लेकिन इस बार चाल नाकाम रही। ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि किसी ने चाल समझ ली, बल्कि इस बार समय ईरान की उम्मीद से अलग खत्म हुआ। हम उस पर बाद में आएंगे। वे जो ब्लूप्रिंट इस्तेमाल करते हैं वो 4 बार हो चुका है, इसलिए समझना आसान है। एक बार प्रक्रिया देख लेंगे तो हर बार पहचान लेंगे। पहला कदम, ईरान सिर्फ दबाव बढ़ने पर ही बातचीत के लिए तैयार होता है, अपनी मर्जी से नहीं। जब सैन्य कार्रवाई, आर्थिक पतन, शासन या अस्थिरता तुरंत खतरनाक हो जाएं, तब बातचीत होती है। ये सद्भावना नहीं बल्कि दबाव कम करने का तरीका है। ईरान इसे बस इतना खोलता है कि भाप बाहर निकल सके, फिर इसे फिर से बंद कर देता है। और फिर दूसरा कदम, एक उदार चेहरा सामने लाना। हर गंभीर बातचीत के दौर में एक ईरानी व्यक्ति शामिल रहा है जो पश्चिमी नजरों में समझदार लगता है। 2003 में रूहानी, 2013 में फिर से रूहानी। ज़रीफ, आकर्षक विदेश मंत्री हैं जिनके पास अमेरिकी पीएचडी है। इनकी अपेक्षाकृत उदारता असली है, लेकिन ये कार्यक्रम नहीं चलाते। सर्वोच्च नेता और आईआरजीसी ही असली कार्यक्रम चलाते हैं। उदार चेहरा बस दिखावा है, असली निर्णय कहीं और होते हैं। यही हमें तीसरे कदम तक लाता है। बातचीत में प्रगति का आभास दो, जबकि असल में कुछ नहीं बदलता। यही सबसे पेचीदा हिस्सा है। बातचीत इतनी उत्पादक लगनी चाहिए कि दूसरी तरफ वाले लोग बातचीत छोड़कर ना चले जाएं, लेकिन इतनी भी नहीं कि बातचीत सच में पूरी हो जाए। इसका मतलब है कुछ छोटा सा ऑफर करो, बाद में उसे वापस ले लो, सिद्धांत रूप में सहमत हो जाओ, व्यवहार में विवाद करो, मध्यस्थों को बड़ी उपलब्धियों की घोषणा करने दो, पश्चिमी मीडिया को उम्मीद भरी खबरें लिखने दो, दूसरी तरफ वालों को बातचीत में शामिल रखो। मरीनी विदेश मंत्री द्वारा एक दौर के बाद महत्वपूर्ण प्रगति की घोषणा करना, जिसमें अमेरिकन लोग निराश होकर चले गए, कोई विरोधाभास नहीं है। ये बस वही चाल है जो बिल्कुल वैसे ही काम कर रही है जैसे उसे बनाया गया था। बातचीत से मिला, समय अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में लगाओ, यही असली मकसद है। बातचीत का हर महीना संवर्धन का महीना है। हर चर्चा का मकसद सैन्य हमले की जगह विकल्प देना है। इनका सफल होना जरूरी नहीं, बस इतना जरूरी है कि बातचीत लंबी चले ताकि ईरान अपना काम पूरा कर सके। इसी से हम 5वें कदम पर आते हैं। कोई समझौता तभी स्वीकार करो जब वो तुरंत ठोस राहत दे, बदले में सीमित समय के लिए कुछ प्रतिबंधों के साथ। अगर समझौता टालना संभव ना हो और दबाव शासन गिराने तक बढ़ जाए, तो ईरान के न्यूनतम स्वीकार्य समझौते में तुरंत प्रतिबंधों से राहत, जमी हुई संपत्तियों की रिहाई, भारी पैसा मिलना और संवर्धन पर ऐसे प्रतिबंध शामिल हैं जो 1 दशक या उससे ज्यादा बाद खत्म हों। उनके पास भरपूर समय है। जब तक सेंट्रीफ्यूज, ज्ञान और बुनियादी ढांचा सुरक्षित है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ईरान जो भी देता है वो सिर्फ एक विराम होता है। ईरान जो भी पाता है वो स्थायी होता है
और उन्हें आगे निर्माण जारी रखने की अनुमति देता है। अब आपके पास वो चीज़ है जो 30 मिनट पहले नहीं थी। अब आपको पता चल गया है कि वे क्या कर रहे हैं और एक बार जानने के बाद आप इसे अनदेखा नहीं कर सकते। अगली बार जब आप कोई हेडलाइन देखें जिसमें लिखा हो कि ईरान और अमेरिका किसी समझौते के करीब हैं, तो अब आप जानती हैं कि आपको ये पूछना है कि ईरान को तुरंत क्या मिल रहा है और वो स्थायी रूप से क्या छोड़ रहा है। अगर ईरान को अभी प्रतिबंधों से राहत मिलती है और वह 10 साल संवर्धन छोड़ता है, तो आप जानती हैं इसका क्या मतलब है। अगली बार जब कोई मध्यस्थ महत्वपूर्ण प्रगति की घोषणा करे, तो आप जानती हैं कि आपको देखना है कि ईरान वास्तव में मेज पर क्या पेशकश कर रहा है, न कि मध्यस्थ कमरे के माहौल के बारे में क्या कह रहा है। अगली बार जो कोई ईरानी वार्ताकारों को उदारवादी कहे, तो पूछें कि परमाणु कार्यक्रम किसके नियंत्रण में है और वो व्यक्ति मीटिंग में था या नहीं। ये चाल सिर्फ उन पर असर करती है जो इससे अनजान है। अब आप जानती हैं। बड़ा सवाल है, क्या 5वीं बार वे टूटेंगे या ये वही पुरानी चाल है जिसे दोहराया जा रहा है। ईरान की बस एक ही योजना है, जिंदा रहना। और ऐसा करने के लिए उन्होंने ये सीख लिया है कि पश्चिम कैसे काम करता है और पश्चिमी कमजोरियों का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया है। अब सवाल ये है कि क्या पश्चिम उनके खिलाफ इस्लामी चालें सीख रहा है और उन्हें उनके ही खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। और दोस्तों, इसका जवाब हमें समय के साथ मिलेगा। मैं यरके हूँ, अगली बार मिलूंगी।